बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। और याद है कि चैप्टर नंबर 10 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तमाम चैप्टर्स के निस्बत चैप्टर नंबर 10 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है पेपर के अंदर। लिहाजा आपने इन तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने नोट्स के ऊपर ज़रूर उतार लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखें कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वो विद एग्जांपल कह रहा है और जहाँ पे कोई फंक्शन डिमांड कर रहा हो, इफ़ हो, इफ़ एल्स हो, वहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जो एक्सप्लेन करना वो तो करना ही है, उसके साथ साथ आपने सिंटैक्स भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखनी है। ठीक है, जैसे अब देखें प्रिंट ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है तो प्रिंट ऑफ फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट ऑफ फंक्शन के बारे में भी बताया। अब यहाँ पे आप इतना लिखने के बाद अपनी जान छुड़ा लेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आप उसका सिंटैक्स भी साथ मेंशन करें और उसकी एग्जांपल भी दें। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका एक लाइन में आंसर आ रहा होगा या सिर्फ एक ऐसे कह लें वर्ड होगा। ठीक है, तो आगे जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बेसिकली क्या रहा है, राइट अ सिंगल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट लिखें। तो बस इसमें ध्यान रखना है आपने सिंटैक्स और कॉमास वगैरह का। राइट द सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अनसाइंड लॉन्ग। अब प्रिंट स्टेटमेंट जो कि अनसाइंड लॉन्ग जो है वो हमारी डाटा टाइप है, अनसाइंड लॉन्ग हमारी डाटा टाइप है, एक्स एक वेरिएबल है। तो कह रहा है कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखें जो कि एक अनसाइंड लॉन्ग एक्स वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करे। तो याद रखें कि अनसाइंड के लिए हम ये यू और लॉन्ग के लिए हम एल। तो हमारा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि अनसाइंड लॉन्ग के लिए क्या कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आप ये गलत कर देंगे तो ऑब्वियसली सारा का सारा गलत हो जाएगा। प्रिंट एफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग और वेरिएबल एक्स आ जाएगा। अब देखें आगे फिर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। अब यहाँ पर भी देखें कि उसने दो फंक्शंस की बात की है जो कि सी लैंग्वेज के फंक्शन है, डायरेक्टली बिलोंग करते हैं सी लैंग्वेज से। तो इसमें भी आप देखें कि आपने प्रिंट एफ के बारे में बताया, स्कैन एफ के बारे में बताया, उसके बाद एंड पे सिंटैक्स ज़रूर लिखना है। ठीक है, चूँकि ये इस डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन ना होता, सेपरेटली आता प्रिंट एफ के बारे में या स्कैन एफ के बारे में, तो फिर आप स्कैन एफ लेट से जैसे प्रिंट एफ का पहले क्वेश्चन आया था, इसी तरह अगर स्कैन एफ का क्वेश्चन आगे आ जाता है तो ये स्कैन एफ का सारा इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स लिखेंगे प्लस फिर एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, अगर अकेले स्कैन एफ के बारे में पूछा, चूँकि यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में पूछा तो हम एग्जाम्पल की तरफ नहीं गए। अच्छा, यहाँ पे ये प्रिंट एफ फंक्शन के बाद ये जो ब्रैकेट है ये गलती से डली हुई है। देखिए, राइट अ सी स्टेटमेंट दैट स्कैन्स 3 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ए, बी एंड सी इन वन स्टेटमेंट। यानी एक ही स्टेटमेंट में हमने ए, बी, सी यानी 3 वेरिएबल्स के को स्कैन करना। अब स्कैन करने से मुराद ये है इनपुट लेनी है, इनपुट लेने से मुराद ये है कि यूज़र से इनपुट लेनी है। तो हमने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है हमने यही पढ़ा है कि जब यूज़र से इनपुट लेनी है तो हमारे पास 3 फंक्शन हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, एक स्कैन एफ का, एक गेट सी एच और एक गेट सी एच ई। तो अब चूंकि ये तीनों के तीनों फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब नंबर्स हैं, करैक्टर्स नहीं है, तो हमारे पास गेट सी एच और गेट सी एच ई ये दोनों फंक्शंस तो जो हैं वो इस्तेमाल होते ही नहीं हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इनपुट करने के लिए। ये तो दोनों करैक्टर्स को इनपुट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बाकी बचा फिर स्कैन एफ। तो स्कैन एफ की मदद से हम इस तरीके से 3 वेरिएबल्स को इनपुट लेते हैं। अच्छा, 3 वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज एफ इसलिए इस्तेमाल किया कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की जगह इंटीजर नंबर्स कहते हैं, अगर इंटीजर्स कह देगा तो यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा। यहाँ पे जो अक्सर बच्चे गलती करेंगे वो इस वेरिएबल जो कि स्कैन एफ है, स्कैन एफ के अंदर ये एम्परेंट साइन ज़रूर आता है, तो ये जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, तो ये लगाना इसके साथ ज़रूरी है। तो हर वेरिएबल के साथ अलग अलग आएगा, तो अक्सर बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं और 2 नंबर कट जाते हैं। वाई एम्परेंट साइन, अभी मैं बता ही रहा था कि स्कैन एफ के साथ एम्परेंट साइन आता है। तो एम्परेंट साइन बेसिकली इस्तेमाल क्यों होता है स्कैन एफ फंक्शन के अंदर?
देखें वो बताता है इन सी एम्परेंट साइन इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी इस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल का एड्रेस बताता है जिसमें स्कैनफ ने वैल्यूज़ को जाके स्टोर करवाना है, ठीक है। तो बाकी इफ़ एंड ऑपरेटर इज ओमिटेड, यानी अगर आप ये नहीं लगाते, ओमिट का मतलब है कि ना लगाना या ख़त्म कर देना, द स्कैनफ फंक्शन विल नॉट बी एबल टू लोकेट द वेरिएबल मेमोरी। तो अगर आप ये नहीं लगाते तो ये हमारा जो फंक्शन है स्कैनफ का फंक्शन, वो मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल को ढूंढ ही नहीं पाएगा जिस वेरिएबल के साथ हमारे पास ये एम्परेंट साइन नहीं लगा होगा। तो अगर ढूंढ नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वैल्यू भी स्टोर नहीं होगी। वाई स्कैनफ फंक्शन, सॉरी व्हाट इज स्कैनफ फंक्शन। तो अब मैं पीछे बता ही रहा था जब हम डिफरेंस देख रहे थे प्रिंटफ और स्कैनफ का, तो ये सारा का सारा स्कैनफ के बारे में, फिर उसका सिंटैक्स और फिर एग्जांपल। लिस्ट थ्री नेम्स ऑफ फंक्शन यूज फॉर कैरेक्टर इनपुट। अच्छा, अगर तो आपको पता है कि 3 है, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें पता है कि लिस्ट में 3 वैल्यूज़ हैं, तो आप 1 2 3 करके नंबरिंग ले लें। अगर तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स याद नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप हमेशा बुलेट्स का इस्तेमाल किया करें। बहरहाल अभी इसमें कह रहा है कि राइट द 3 नेम्स ऑफ फंक्शंस यूज फॉर कैरेक्टर इनपुट। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं, वो सिर्फ गेट सी एच और गेट सी एच ई का लिख देते हैं, हालांकि हमने स्कैनफ की मदद से भी पढ़ा था कि इसकी मदद से भी कैरेक्टर को इनपुट किया जा सकता है। तो लिहाजा ये तीनों फंक्शन जो है वो कैरेक्टर्स के इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। और देखें उसने क्वेश्चन में भी हिंट दिया हुआ है 3 नेम्स। अच्छा, अब ये फिर हमारे पास गेट सी एच का फंक्शन, या तो सवाल आएगा डिफाइन गेट सी एच फंक्शन, या सवाल आएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट सी एच फंक्शन। तो दोनों में इनफैक्ट बतानी तो सेम ही बात है। तो देखें आपने इस तरह गेट सी एच के बारे में भी लिखा प्लस उसका सिंटैक्स भी लिखा, ठीक है। तो इसकी चूँकि एग्जांपल भी ऐसे ही बनती थी तो फिर मैंने इसको एग्जांपल को ओमिट कर दिया है। बहरहाल इसका सिंटैक्स आपने लाजमी लिखना है साथ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाला सवाल है। नॉर्मली हम डिफ्रेंशिएशन वाला सवाल जो है वो दरमियान में लाइन लगा के करते हैं, लेकिन इसके अंदर चूँकि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, डिफ्रेंशिएशन जो है वो मेरे ख्याल से 1 और 2 डिफरेंस ही था, यानी दोनों गेट सी एच और गेट सी एच ई के दरमियान। तो इसलिए इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है। एक्सेप्शंस होती हैं, ये क्वेश्चन उन एक्सेप्शंस में है कि भी लाजमी नहीं है कि हर एक सवाल ही डिफरेंस वाला लाइन लगा के लिखा जाए। चंद एक क्वेश्चन, मतलब 100 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम पैराग्राफ की सूरत में भी मेंशन कर लेते हैं। राइट अ कोड टू एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर वैल्यू, वेरिएबल का नाम होना चाहिए ए और उसमें हम कोई कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब याद रखें कि राइट कोड टू एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए हमारे पास हमने 3 फंक्शंस पढ़े हुए हैं, गेट सी एच ई और स्कैनफ, ठीक है। तो ये हमने कोड लिख दिया। कैरेक्टर, इस ए को हमने कैरेक्टर टाइप का बनाया क्योंकि इसमें कैरेक्टर स्टोर करना है। फिर हमने यूज़र से कहा कि कोई भी कैरेक्टर इनपुट करो, तो प्रिंटफ की मदद से हमने यूज़र को डिस्प्ले करवाया एंटर अ कैरेक्टर, और उसके बाद यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट करेगा हम गेट सी एच की मदद से ए में स्टोर कर लेंगे। डिस्क्राइब \n एस्केप सीक्वेंस। अब \n और \b ये दोनों एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में वो पूछ रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ \b, यानी इस तरह जिस तरह \n \b के बारे में पूछा है वो आपसे \t के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने 1 लाइन में 2 लाइन में उसको बता देना है कि भाई ये किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो \n जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, प्रिंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। टेक्स्ट को जो है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट से प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया करता है। और फिर कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ \b सीक्वेंस। तो \b एस्केप सीक्वेंस जो है वो कर्सर को मूव करता है 1 स्पेस, ये ऑन स्पेस लिखा हुआ, मूव ऑन स्पेस लेफ्ट, ये बेसिकली 1 है, ये टाइपिंग एरर है, मूव 1 स्पेस लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह आगे चलें तो हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस। तो आपने ये बताना है कि भी ये एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल भी हम साथ ऐड कर रहे हैं।
व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन आएगी, और देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की मेंशन की हैं। अगर आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन लिख के जान छुड़ा लेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आना मुश्किल है। अब एक प्रोग्राम वो लिखने के लिए कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र। यूज़र से लेना है, इसका मतलब स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल होगा। नंबर्स लेने हैं तो इसलिए हमें पता है कि भी स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होगा। अगर करेक्टर्स लेने होते हैं तो फिर हम स्कैन एफ, गेट ch और गेट ch ई में से तीनों फंक्शन में से किसी एक को यूज़ कर सकते थे। फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज़। तो यूज़र से वैल्यूज़ 2 नंबर्स लेने हैं इनपुट, और उनका सम को डिस्प्ले करना है। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास इंक्लूड str.h, void main, void, ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाए a और b, इंटीजर टाइप के। ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराया, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को एंटर करो। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को स्कैन की मदद से एक ही बारी में स्कैन की मदद से जो है वो a और b में दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। और उसके बाद प्रिंट की मदद से हम उनका सम प्रिंट करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि प्रिंट में डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी होती है एज इट इज़ आउटपुट हो जाती है। तो देखें द सम इज़, ठीक है, द सम इज़, और इस परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, या एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन सॉल्व होकर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो अब चूंकि ए में जो वैल्यू होगी, बी में जो वैल्यू होगी, वो दोनों प्लस होने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसमें भी एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि हमारे पास जब भी हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो प्रोग्राम्स को लिखते हुए हमारे पास आउटपुट भी लाजमी लिखनी होती है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की आउटपुट भी लाजमी। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? सबसे पहले लिखा जाएगा, आउटपुट की हेडिंग देंगे आप, उसके नीचे लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स, चूँकि प्रिंट ऑफ के अंदर पहला क्या है, एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद कोई भी 2 नंबर्स को लिखें, और उसके बाद फिर वो 2 नंबर्स जो हैं वो स्कैन एफ की मदद से ए और बी में स्टोर हो जाएंगे जाके। उसके बाद प्रिंट ऑफ की मदद से द सम इज़, और फिर उन दोनों नंबरों का सम। ये 2 लाइनों की आपकी बेसिकली आउटपुट आ जाएगी। और याद रहे आउटपुट हमेशा प्रिंट ऑफ के फंक्शन से आती है। अक्सर बच्चे स्कैन ऑफ की डबल कोटेशन में लिखी हुई चीज़ों को भी आउटपुट पे लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ प्रिंट ऑफ जो हो रही होती हैं चीज़ें से वही आउटपुट पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनमें एरर्स को तलाश करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आएंगे पेपर में। तो आपने बस देखते जाना है कि किस तरीके से हम एरर्स को रिमूव कर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो सही वाला प्रोग्राम है वो आप आगे लिख दिया करें जब एरर को रिमूव करते हैं। तो हमारे पास ये देखें कि लेफ़्ट साइड पे गलत एरर्स वाला प्रोग्राम है, और राइट साइड पे हमने उन एरर्स को रिमूव किया हुआ है। तो मैंने रेड कलर से इसलिए किया हुआ ताकि पता चल जाए। आप जब उसको उतारें तो आप कोशिश करें कि मार्कर से ठीक कर लें, और बाकी सारे को पेन से लिख लें, और जहाँ पे एरर्स आपने ठीक किए हैं उसको मार्कर से बोल्ड कर लें, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि भी आपने अपने जो कोड है उसके अंदर से एरर्स को रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे देखें जो मोस्टली आपके पास किस तरह के एरर्स आएंगे कि नॉर्मली जब सी लैंग्वेज की बात होती है तो ज़्यादातर चीज़ें स्मॉलर केस में लिखी जाती हैं। तो अक्सर वो आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ों को कैपिटल केस में, यानी बड़े लेटर्स में लिख के दे देगा, तो आपने उनको स्मॉल में लिखना होगा, या फिर टर्मिनेटर नहीं लगा होगा, या फिर गलत जगह पे लगा होगा, आपने उसको ठीक करना होगा। तो देखें इस पहले क्वेश्चन में इंक्लूड का आई स्मॉल आना है, वॉइड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे वो ठीक किए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना था, वो नहीं लगा हुआ था, वो लगाया है। इस स्टेटमेंट के एंड पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर था। इसी तरह अब ये प्रोग्राम है तो इसमें देखें प्रोग्राम नहीं बस कोड सेगमेंट है। कोड सेगमेंट की बात करेगा तो कोड सेगमेंट का मतलब होता है पीस ऑफ कोड। तो अब ये देखें कि इसमें ए के बाद इंट ए के बाद टर्मिनेटर लगना था, वो लगा दिया, और यहाँ पे प्रिंट एफ के स्पेलिंग ठीक नहीं थे तो वो हमने प्रिंट एफ के स्पेलिंग ठीक किए हैं। और हमने देखा है कि प्रिंट एफ में डबल कोटेशन के बाद जब वेरिएबल्स आते हैं तो हर वेरिएबल से पहले कोमा आता है, हर वेरिएबल से पहले कोमा आता है, तो यहाँ पे मिसिंग था वो हमने लगा दिया। इसी तरह हमारे पास फाइंड एरर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इसमें हमारे पास देखें इंट ए बी, चूँकि ये देखें नीचे हमें पता चला है ए और बी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो और एक वेरिएबल के दरमियान नाम के दरमियान में स्पेस भी नहीं आ सकती, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोमा मिसिंग था एक्चुअली।
जो दो वेरिएबल्स को अलग-अलग डिक्लेयर करवा रहा था, तो वो कोमा हमने लगा दिया। उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट्स के एंड पे टर्मिनेटर्स मिसिंग थे, वो लगा दिए। बाकी हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। फाइंड द एरर ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है जी वॉइड मेन वॉइड। अब देखें ये गलत जगह के ऊपर हमारे टर्मिनेटर लगा हुआ है। याद रहे कि हर वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारे पास कोड ब्लॉक होगा, यानी देखें वॉइड मेन वॉइड एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग कली ब्रेस है जिसको कोड ब्लॉक कहते हैं। जिस भी स्टेटमेंट के बाद कोड ब्लॉक होगा वो अभी आगे जाके भी अगले चैप्टर्स में भी देखेंगे। हमारे पास इफ़ एल्स, उनके अंदर हमारे पास कोड ब्लॉक्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इफ़ के बाद, एल्स के बाद, इसी तरह लूप्स में भी देखेंगे। तो जहाँ पे कोड ब्लॉक होगा वहाँ पर हमारे पास एरर्स जो है, वहाँ पर जो है वो हमारे पास उस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो ये देखें वॉइड, सबसे पहले तो वॉइड का वी छोटा किया है, उसके बाद यहाँ पे जो टर्मिनेटर उसने लगाया हुआ था ये हमने रिमूव किया है। उसके बाद हमारे पास पहली स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर मिसिंग था वो ठीक किया है। प्रिंट एफ का पी बड़ा लिखा हुआ था, स्मॉल किया है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट को मिस किया हुआ था, हमने ब्रैकेट भी लगाई है। अब इस कोड सेगमेंट के अंदर देखें इंट ए के बाद कॉमा और बी आता है, उसने सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो सेमीकोलन इज़ नॉट अलाउड, तो हमने उसको ठीक करके सेमीकोलन की जगह पे कॉमा लगाया है। इंट का आई बड़ा लिखा हुआ था उसको स्मॉल किया है। इस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लगाया हुआ था, लगा हुआ था वो लगाया है, यानी नहीं लगा हुआ था वो लगाया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये असाइनमेंट हो रही है। असाइनमेंट का मतलब होता है राइट साइड पे मौजूद वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है। तो अब चूंकि असाइनमेंट के लिए हमारे पास डबल इक्वल टू नहीं बल्कि सिंगल इक्वल टू होता है, तो वो हमने अब इस प्रोग्राम में देखें तो हमारे पास उसने ब्रैकेट्स गलत लगाई हुई हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट्स हैं, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है, वो आती हैं। तो सबसे पहले ये गलती को रिमूव किया है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इंट, दोनों इंट के आई कैपिटल लिखे हुए हैं, उसको स्मॉल किया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो वाई को अलहदा डिक्लेयर करो, वाई को अलहदा डिक्लेयर करवा लें, या इंट के साथ ही डिक्लेयर कर लें। तो मैंने क्या किया है कि इंट वाई और उसके साथ ही कॉमा लगा के एक्स इज इक्वल टू 5, यानी या तो यहाँ पे अगर कॉमा लगाएंगे तो फिर ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी, या फिर दूसरी ऑप्शन ये कि यहाँ से वाई को मिटा दें और ये वाली स्टेटमेंट को ठीक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इंट आई ठीक किया है, कॉमा लग गया। उसके बाद इस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर आएगा, वो लग गया। नीचे वाली स्टेटमेंट ठीक थी, वो एज इट इज आ गई है। अब यहाँ पर देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास वॉइड का वी बड़ा लिखा हुआ है, वो स्मॉल किया है। इस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर मिसिंग था, वो लगाया है। इस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर मिसिंग था, वो लगा दिया। अब इसी तरह यहाँ पे देखें तो हमारे पास वॉइड का वी कैपिटल से स्मॉल किया है, टर्मिनेटर मिसिंग था, वो लगाया है। और यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट मिसिंग थी, एंड वाली ब्रैकेट मिसिंग थी। और एक और बात कि यहाँ पे ऊपर अगर सी स्मॉल डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे कैपिटल सी लिखा हुआ है, ये भी एक गलती है। ठीक है, तो इसको भी आपने ठीक करना है, या तो इसको भी कैपिटलाइज कर दें या इसको भी स्मॉल कर दें। तो वो भी मैंने इसको स्मॉल किया हुआ है। इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास stdio.h देखें स्पेलिंग ठीक नहीं थे, वो ठीक किए हैं। उसके बाद वर्ड में वॉइड ऐसे ही ठीक था। उसके बाद यहाँ पे देखें इस स्टेटमेंट में एंड पे कॉमा आना था। ठीक है, कॉमा क्यों आना था? क्योंकि दो अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। तो अगर तो आपने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना है तो फिर इंट y इज इक्वल टू 13 करते। ठीक है, तो कॉमा लगाने से क्या होगा, इंट टाइप के वेरिएबल x और y दोनों डिक्लेयर हो जाएंगे। तो एक तो ये गलती थी इसमें। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर मिसिंग है, वो लगाया है। उसके बाद प्रिंट एफ का p कैपिटल है, उसका स्मॉल किया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास वॉइड मेन सब ठीक है, x इज इक्वल टू 20 टर्मिनेटर लगा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 40 टर्मिनेटर नहीं लगा, वो लगा दिया। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू z। अब याद रहे कि हमेशा जो असाइनमेंट है वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट होती है। मसलन मतलब क्या कि हमेशा राइट साइड पे जो वैल्यू एवेल्यूएट होती है, एक्सप्रेशन लिखी जाती है, और लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल लिखा जाता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर होनी है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये उलट काम हुआ है, एक्सप्रेशन लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है, जो कि गलत है। तो वो हम ठीक कर लेते हैं। तो वो हमने इस तरीके से ठीक कर लिया। अच्छा, उसके बाद एंड पे देखें तो यहाँ पे अक्सर बच्चे भी प्रोग्राम लिखते हुए गलती करते हैं। प्रिंट एफ की डबल कोटेशन
के अंदर ही वेरिएबल को भी डाल देते हैं जिसकी वैल्यू प्रिंट होनी होती है, तो एक्चुअली डबल कोटेशन के बाहर वेरिएबल आता है। इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास मेन के बाद उसने सेमीकोलन लगा दिया, जबकि हमें पता है मेन के बाद हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होती हैं। तो ये हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेस लगाई और टर्मिनेटर को यहाँ से मिस कर दिया। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर आना था तो उसने क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगा दिया, तो वो हमने ठीक किया। क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को आगे ले गए हैं और इसके आगे हमने टर्मिनेटर लगा दिया है। फाइंड द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इसमें देखें तो सबसे पहले इंक्लूड का आई बड़ा लिखा हुआ स्मॉल किया है, वॉइड के स्पेलिंग कैपिटल लिखे हुए हैं स्मॉल किए हैं, और प्रिंट ऑफ का पी कैपिटल लिखा हुआ है उसको भी स्मॉल कर दिया और टर्मिनेटर लगा दिया। इस कोड सेगमेंट में देखें तो हमारे पास इंटीजर का आई कैपिटल लिखा हुआ है उसको हमने स्मॉल कर दिया है, और बाकी इस स्टेटमेंट का टर्मिनेटर, इस स्टेटमेंट का टर्मिनेटर और पी कैपिटल लिखा हुआ उसको स्मॉल कर दिया है। अच्छा, उसके बाद अब देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये हम सारे एरर्स वाले देख रहे थे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिसमें हमें आउटपुट निकालनी है प्रोग्राम की या कोड सेगमेंट की। जब कोड सेगमेंट लिखा होगा ना तो कोड का कोई भी हिस्सा लिखा होगा, आपने बस उसको वैल्यूएट करना, उसके इर्द गिर्द वॉइड, मेन, वॉइड, इंक्लूड, stdr, डॉट h इस तरह की चीज़ें लगाने नहीं बैठ जाना, बल्कि जैसे कोड लिखा होगा उसको एज इट इज़ एवेल्यूएट करके उसका आंसर लिख देना। तो अब यहाँ पर देखो तो आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, कैरेक्टर के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हुए हैं। W1 में उसने A को स्टोर करवाया, W2 में B को, W3 में C को। अब देखें प्रिंट एफ में इस %C की जगह पे हमारे पास पहले वेरिएबल W1 की वैल्यू प्रिंट होगी, और अब चूंकि यहाँ पे ये W2 ऐसे लिखा है तो ये एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाएगा, और फिर इस करैक्टर की जगह पे हमारे पास W3 की वैल्यू, W3 में क्या है C, वो प्रिंट हो जाएगा। तो A, W2, C ये हमारे पास प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास int x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 5 है, और वो प्रिंट कर रहा है %d \t %d। अब इस %d की जगह पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन में एवेल्यूएट होना है। इस एक्सप्रेशन में क्या है जी, x मॉडुलस ऑफ y, तो x 15 है और y जो है वो 5 है। तो देखें कि मॉडुलस हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर था, तो जो कि 5 15 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो 0 प्रिंट करती है। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है, वो 0 इस %d की जगह प्रिंट हो गया। आगे आता है \t। \t बेसिकली 5 स्पेसिस के लिए होता है, तो हमने अंदाजे से 5 स्पेसिस छोड़ दिए हैं। उसके बाद इस \t की जगह इसकी वैल्यू प्रिंट होगी x डिवाइडेड बाई y। तो 15 को अंदर और 5 को बाहर रखें, यानी 15 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, वो 3 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, c के अंदर कुछ भी नहीं रखा, फिर उसने c के अंदर रखा है जी 10, a में 10 था, b में 12 था, 10 + 12 हमारे पास 22 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ c इज इक्वल टू एज इट इज़ आ गया। इस %3d, अब आपको याद रहे होना चाहिए हमने फील्ड विथ स्पेसिफायर्स पढ़े थे। फील्ड विथ स्पेसिफायर्स में क्या था कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स को डिसाइड करते हैं जिसमें कोई वैल्यू प्रिंट होनी है। तो एक्चुअली ये %d ही है, लेकिन चूंकि 3 दरमियान में आ गया है तो इसका मतलब ये कि ये 3 कॉलम्स में वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो और फिर जब प्रिंट करने लगा, कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है वो ये वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले उसने इसके अंदर डिक्रीमेंट कर दिया। डिक्रीमेंट, अब चूंकि ये हमारे पास हमने पढ़े थे 2 तरह के डिक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 तरह के पढ़े थे। एक थे प्री फिक्स इंक्रीमेंट और दूसरे थे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो, और ये है भी प्री फिक्स डिक्रीमेंट। तो प्री फिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता था कि भी पहले डिक्रीमेंट होता था, वैल्यू के अंदर से माइनस होता था वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास वो स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू उस जगह पे इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ पर अब देखें कि 10 और 12 को प्लस करें 22 होता है, और अब यहाँ पर 22 में से सबसे पहले माइनस होगी वैल्यू, डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 21, और 21 प्रिंट होगी इस %3d की जगह पे। तो %3d की जगह पे 21 प्रिंट हुआ, और शुरू में 0 इस वजह से आया है कि हमने 3 कॉलम्स पे वैल्यू को प्रिंट करना था, क्योंकि %3d लिखा हुआ है। फील्ड विथ स्पेसिफायर्स को याद करें, अगर आपको नहीं याद तो चैप्टर नंबर 10 का जो फील्ड विथ स्पेसिफायर का टॉपिक है उसको एक मरतबा फिर रिवाइज करें। अच्छा, डिटरमिन आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, हमारे पास इंट x और y
इज इक्वल टू 6। अच्छा बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती खा जाते हैं कि अभी उसने x और y दोनों में 6 को नहीं रखवाया, y बस डिक्लेयर करवाया है, सॉरी x प्लस सिर्फ डिक्लेयर करवाया है और y में 6 वैल्यू रखवाई है, ठीक है। अब y x को वैल्यू असाइन कर रहा है और y प्लस प्लस, अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो प्रीफिक्स में क्या होता था, हमारा प्लस प्लस का साइन पहले आता था, फिर पहले इंक्रीमेंट होता, फिर वैल्यू इस्तेमाल होती थी। और पोस्ट फिक्स में क्या होता था कि हमारे पास पहले वैल्यू इस्तेमाल हो जाती थी, बाद में इंक्रीमेंट होता था। आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लेक्चर लिया होगा, अगर नहीं लिया तो जाके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लेक्चर लाजमी लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सवाल लाजमी आते हैं पेपर में। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो देखें अब क्या होगा कि y में 6 है, अब यहाँ पे जब आएगा तो इंक्रीमेंट भी होना है लेकिन पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो 6 जो है वो x में भी चला जाएगा, तो x में भी 6 आ गया। अब उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले वो y की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, तो y में 7 हो जाएगी वैल्यू। अब वो प्रिंट कर रहा है परसेंटेज डी x की वैल्यू, तो x के अंदर हमने 6 को स्टोर करवाया था, वो प्रिंट हो रहा है। तो आउटपुट पे हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यू प्रिंट हो रही है। अच्छा आगे डिटरमिन आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट, प्रिंट एफ सिर्फ एक लाइन की आउटपुट है। आप देखें बुक लिख दिया, \n का मतलब था न्यू लाइन पे चले जाना है, तो हम न्यू लाइन पे चले गए। आगे हमने रीडिंग का वर्ड प्रिंट किया है, रीडिंग का वर्ड प्रिंट हो गया। आगे \t जो है वो 5 स्पेसिस के लिए, तो 5 स्पेसिस प्रिंट हो गई। उसके बाद इज गुड हैबिट एज इट इज आ गया। इस तरह डिटरमिन आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इंट नंबर इज इक्वल टू 6, नंबर क्या है 6 है, x के अंदर 0 है। ये भी पहले अभी जो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल इसी तरह का ही है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, नंबर में 6 है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले नंबर की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, उसके बाद नंबर के अंदर से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो नंबर में 6 था, वो 6x को साइन हो गया, x में 6 चला गया, नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई यानी 5 रह गई। और उसके बाद जब प्रिंट किया तो उसने x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, ये हमने आउटपुट में 6 लिख दिया। तो देखें सिर्फ इसकी आउटपुट, इसका आंसर क्या है 6, तो सिर्फ एक डिजिट का आंसर है। अच्छा अब प्रिंट एफ 55/t, \t का मतलब 5 स्पेसिस, उसके बाद हमारे पास 555 हमारे पास अगला प्रिंट एफ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14159 और प्रिंट f इज इक्वल टू, अब f इज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा और परसेंटेज 4.2f कॉमा f। अब ये वाला जो f है वो बेसिकली इस वेरिएबल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब देखें परसेंटेज 4.2f, ये भी हमारे पास फील्ड विथ स्पेसिफायर का टॉपिक है। वहाँ पे जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम कर रहे थे तो हम फील्ड विथ को डिफाइन करते थे। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होने चाहिए जिसमें पॉइंट भी प्रिंट होगा और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो और हमने इस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब देखें हमारे पास सबसे पहले तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगा लेते हैं, पॉइंट और 2 डिजिट्स, 0.14 आ गई, ठीक है। ये टोटल कितनी हो गई, 3 डिजिट्स हो गई। और अब पॉइंट से पहले हमारे पास कितनी डिजिट्स लगी हैं, 3 सिंगल 3 थी वो लगाई, तो हमारे पास देखें 4 कॉलम्स भी पूरे हो गए, 1 2 3 4, और हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी आ गई, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे अब देखें वो क्या कर रहा है कि पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू के अंदर इजाफा होगा। तो देखें अभी x के अंदर 1 है, वो 1 इस परसेंटेज d की जगह प्रिंट होगा, उसके बाद x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक स्टैरिक के बाद न्यू लाइन में चला गया, फिर आगे 2 स्टैरिक हैं उसके बाद न्यू लाइन में, और फिर 3 स्टैरिक हैं तो न्यू लाइन में। तो ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू x प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखें ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो x की वैल्यू पहले y को मिल जाएगी, उसके बाद x की वैल्यू 6 हो जाएगी।
अब दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा तो पहले x की वैल्यू प्रिंट करता तो मैंने बताया कि वो 6 हो गई है और y को वैल्यू मिली है 5। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर्स वाला जो टॉपिक है वो एक बार दोबारा रिवाइज करें। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3.14159 वही पुरानी वाली वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे उसने फील्ड विद स्पेसिफायर को चेंज किया है। टोटल वो कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स 8 यूज़ होने चाहिए और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आनी चाहिए। तो आप देखें पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 4 डिजिट्स रखी हैं और अगर टोटल काउंट करें, अब पॉइंट के पहले है ही 1 डिजिट थी, अगर मज़ीद होती तो वो डिजिट्स लग जाती, वरना हमने सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर बताने के तौर पे कि यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली मतलब एक कॉलम इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला भी, तो इसलिए बॉक्सेस लगा दिए हैं। आप भी पेपर में जब आए छोटे छोटे बॉक्स बना दें ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए इसी तरह के। और तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हैं और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें तो b इक्वल टू 9, b डिवाइड बाई 2, b को 2 पे डिवाइड करेंगे, b पे 9 था, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 4 8, 1 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन वो रिमाइंडर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद होगा कि डिवीजन के अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही अमिट हो जाती है अगर हम वो वैल्यू एक इंटीजर को असाइन कर रहे हो। तो देखें हम वैल्यू जो है वो वापस इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, यानी इंटीजर्स के साथ हम डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारी पॉइंट के बाद वैल्यू अमिट हो जाती है, तो इसका मतलब b के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके 4। तो अगर मैं आपको ये थोड़ा सा करके भी दिखाऊं, ऐसे 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। अब चूंकि जब हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है तो डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास ये वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये हमारे पास जाके स्टोर हो जाएगी b के अंदर, और फिर जब b को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास वो कहता है कि इंट x इज इक्वल टू 5, यानी x में 5 चला गया है। परसेंटेज d यानी दो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। पहली परसेंटेज d की जगह पे 2 इंटू, यानी स्टैरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास इस x की जगह पे हमारे पास 5 था, तो 2 5 10, हमारे पास इस परसेंटेज d की जगह 10 को प्रिंट करवा दिया गया। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, x की जगह 5 था, 5 3 15, तो हमारे पास इस जगह पे 15 को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इंट a b c 3 वेरिएबल से a के अंदर 5, b के अंदर 10 और c के अंदर a प्लस b, यानी a में 5 था, b में 10 था, 15 c में स्टोर हो गया। अब परसेंटेज प्रिंट एफ द सम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आगे परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जगह c की वैल्यू प्रिंट होगी। c में क्या था 15, वो एज इट इज आ गया। ये तो काफ़ी सिंपल था। यहाँ पर देखें तो हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। अब याद रखें कि ये कब कैसे सोल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या प्लस करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए हमने ऑपरेटर प्रीसीडेंस पढ़ी थी। अगर आपको ऑपरेटर प्रीसीडेंस नहीं याद तो उसका लेक्चर लाजमी निकाल कर देखें। ऑपरेटर प्रीसीडेंस क्या थी कि वो बताते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होना है। तो यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा और फिर हमारे पास एडिशन सॉल्व होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 5 4 20, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, और 10 प्लस 9 हमारे पास 19, तो हमारे पास x में क्या स्टोर हो जाएगा 19। और ये देखें परसेंटेज डी एक्स, यानी x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, परसेंटेज डी की जगह तो वो 19 आ जाएगी आउटपुट। इसी तरह देखें इंट, अब इस तरह की छोटी छोटी गलतियां पेपर में हो सकती हैं, जैसे इंट का आई कैपिटल लिखा हुआ है, आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना। इंट नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5। अब आपको याद होगा हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर है, इसको अगर मैं आपको लिख के दिखा दूँ, ये जो हमारा नंबर है, ये जो यानी स्टेटमेंट है ना बेसिकली, वो एक्चुअली ऐसे होगी नम, यहाँ पे मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही आएगा, नम
मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यानी नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब नम में क्या पड़ा है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो गया। 50 जाके कहाँ पे स्टोर होगा, नम के अंदर। तो हमारे पास नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई है जी 50, और उसके बाद परसेंटेज प्रिंट एफ की मदद से वो नम की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखें n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 5, तो परसेंटेज डी की जगह सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये डबल कोटेशन खत्म हुई, फॉर्मेट स्ट्रिंग खत्म हुई, इस कॉमा के बाद पहली एक्सप्रेशन लिखी हुई है n/m, तो n को m पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसको भी अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखें n के अंदर 3 है और m के अंदर क्या है 5, तो अब ये चूँकि सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो मतलब इस हमारे पास n/m की जगह वैल्यू आ गई 0, तो इस परसेंटेज डी की जगह क्या वैल्यू प्रिंट होगी जी 0, वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद \n क्या कहता था, न्यू लाइन में चले जाना, तो हमारा पॉइंटर न्यू लाइन में आ गया। इस अब परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, m/n की, तो m में हमारे पास 5 है और n में हमारे पास 3 है, तो 3 1 जा 3। अब रिमाइंडर क्या आता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमारे पास चूंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, तो ये हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास इस परसेंटेज डी की जगह 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि इस m/n की वैल्यू 1 है। उसके बाद \t का मतलब 5 स्पेसिस थी, ये 5 स्पेसिस आ गई। उसके बाद इस परसेंटेज डी की जगह हमारे पास m मॉड्यूलस ऑफ n, यानी m रिमाइंडर n। अब चूंकि m और n को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है जी 2, ये हमने देखा था, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस परसेंटेज डी की जगह हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है, वो ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर भी थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि उसने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है ch1, उसका नाम है, उसमें a को स्टोर करवाया हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ch1 प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रोग्राम देखा है, तो ch1 इक्वल्स टू ch1 प्लस 2, ठीक है। हमने पढ़े हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें इस तरीके से होगा, ये वाली एक्सप्रेशन एवेल्यूट होगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये ch1 में क्या वैल्यू होगी, ch1 में तो a है, ये करैक्टर टाइप का है। तो जब हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि मतलब नंबर्स के ऊपर अप्लाई होना होता है, अगर वो हम करैक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली वो करैक्टर के ऊपर नहीं बल्कि उसके बैक एंड पे आस्की कोड पे हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो अब चूँकि 65 हमारा a का आस्की कोड होता है, तो क्या होगा कि वैल्यू 65 प्लस 2 हो जाएगी 67, ठीक है जी, 65 प्लस 2 67। तो ch1 में जाके स्टोर हो जाएगा 67 नंबर। तो इसका मतलब 67 नंबर में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल C की वैल्यू, ठीक है। तो जब हम ch1 को दोबारा प्रिंट करेंगे इस परसेंटेज C के साथ, अगर आप इसी वैल्यू को परसेंटेज D के साथ यानी प्रिंट f, और यहाँ पे लिखा होता अगर एक मिसाल है परसेंटेज D, ठीक है, अगर ये परसेंट D लिखा होता तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना था 67। अब चूंकि ये परसेंटेज C लिखा हुआ है, इसका मतलब वो करैक्टर डिमांड कर रहा है, बल्कि उसका बैकएंड का ASCII कोड नहीं डिमांड कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे C लिखा है। क्यों, क्योंकि A के बाद हमारे पास 66, A का ASCII कोड होता है हमारे पास 65, ठीक है, B का ASCII कोड होता है हमारे पास 66 और C का ASCII कोड होता है हमारे पास 67। तो हमारे पास ये चूंकि 67 प्लस बन रहा था, तो इसकी जगह हमारे पास C प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर आएंगे और थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, बस ये कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है इनमें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। तो ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपके पास, उसने एक उसी वैल्यू C को रखा हुआ है CH में, ठीक है। अब जब प्रिंट कर रहा है वो परसेंटेज C के साथ प्रिंट करता है, तो यहाँ पर C प्रिंट होना था, लेकिन वो इस CH की वैल्यू को परसेंटेज D में प्रिंट कर रहा है, तो 67 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह आगे देखें तो कहता है int n = 10,
अब ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सॉर्ट होता है। तो n के अंदर मौजूद वैल्यू 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर दोबारा n में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो n के अंदर 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 5, 5 स्टोर हो गया n में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n में क्या आ गया, 5 जहन में रखिएगा। अब n प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि n में मौजूदा जो वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करें और दोबारा आंसर n में ही स्टोर करवा दें। तो n में पहले 5 था, उसमें 5 ऐड किया, 10 हो गई वैल्यू, और वैल्यू दोबारा n में स्टोर करवा दी, तो n में फिर 10 चला गई वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जब प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज डी n, तो आउटपुट पे n 10 होगी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आने हैं, और ये ऑलमोस्ट तमाम टाइप के क्वेश्चंस जिस तरह के बोर्ड में आ सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जहाँ पे नहीं समझ आ रही आपको उस टॉपिक को दोबारा जाकर रिवाइज करें। इंशाल्लाह जैसे ही रिवाइज करके दोबारा क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लाजमी तौर पर क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपना इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरे यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।